हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसे चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने 2026 के बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में उनका सुपड़ा साफ कर देंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मानव में उत्सर्जन तंत्र का जो डायग्राम आता है, उसके बाद पुष्प का आता है, नेफ्रॉन का आता है, पाचन तंत्र का आता है। यहाँ पर देखो सारे डायग्राम आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपका 10 से 15 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, उसके बाद बताऊंगा यहाँ पर विकराणु यानी कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए नामांकित चित्र। यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊंगा पाचन तंत्र का, और उसके आगे मैं आपको बताऊंगा मेंडल की आनुवंशिकता का नियम। मतलब ये पांचों क्वेश्चन फिक्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बने इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप ऐसे लिखना कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र निम्न है, जिसके द्वारा खराब पदार्थ का छनन किया जाता है। ठीक है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसका छनन किया जाता है। तो उसमें से कौन सा है मुख्य? आपका किडनी, उसी का ये डायग्राम है। तो यहाँ पर देखो, ये वृक है, यहाँ पर वृक यानी कि किडनी, और ये किडनी को अंदर से दिखाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से एक पाइप यहाँ पर जुड़ा है और इस तरीके से एक पाइप यहाँ पर जुड़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिका बोलते हैं या मूत्र नली बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ये है, ये नीले कलर का होता है, ये लाल कलर का होता है। तो ये महाशिरा एक महाधमनी दो होता है। ठीक है, उसके बाद ये वृक वगैरह समझा दिया। नीचे यहाँ पर जो आपको थैली दिख रहा है ये आपका मूत्राशय है और ये आपका मूत्र मार्ग है। ठीक, इतना तो आप समझ गए। अब देखो वृक क्या होता है यानी कि किडनी क्या होता है। तो किडनी एक जोड़ा सेम के बीच की आकृति का होता है। एक जोड़ा मतलब दुई गो है ना, और सेम के बीच के जैसा है कि नहीं है, उसी आकृति में होता है। यह गहरे भूरे रंग का होता है यानी कि भूरा रंग का होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, एवं इसका भार 150 से 170 ग्राम का होता है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर इसी के सब पार्ट्स लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी के बारे में। तो मूत्रवाहिनी क्या है भाई? यहाँ से मूत्र को यहाँ पर लाएगी, हो गया। तो यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसी संरचना होती है जो वृक तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है, जिसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है, हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर मूत्राशय क्या होता है। तो यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होता है, जो ये रॉन्ग है। ठीक है, मूत्राशय ये नहीं होगा। ये एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र आकर इकट्ठा होता है। ये दोनों चीजें सेम एक ही बार लिख दिया गया है, तो माफ कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा कि यह एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र आकर एकत्र रहता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो मूत्र मार्ग क्या हो जाएगा। तो इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये बारे में आप लिख दोगे। अब चलिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका नेफ्रॉन। इसका नामांकित चित्र बना के इसके कार्यों को भी लिखना है। तो देखो नेफ्रॉन क्या होता है? हमारा वृक जो होता है ना, तो वृक में एक वृक में 3 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मतलब छोटा छोटा भाग नेफ्रॉन से ही मिलकर वृक बना है यानी कि किडनी बना है। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जो कि नेफ्रॉन होता है। आपके कहोगे कि माइंड का यानी कि दिमाग का जो सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो आपका न्यूरॉन्स होता है। उसी तरीके से किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई को सेल्स बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन रुधिर को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इस तरीके से आपको बनाना है। इस तरीके से सबसे पहले डंटा बना देना, ये पेड़ पर चढ़ाया जाता है, इसे उस तरीके से बना देना। यहाँ पर ऐसे गोल करके ऐसे नीचे कर ले आना। ठीक है, पहले उसके बाद इसको बनाना ऐसे मुड़ाकर और ऐसे नली बना देना, हो गया आपका ये वृक्क। अब इस तरीके से ज्यादा इसमें जितना दिया है उतना नाम नहीं करना है, केवल ये लिख देना है मूत्रवाहिनी को, और ये संग्राहक नली लिख देना है, ये हेनले का चाप लिख देना है, और ये कुंडलित नलिका लिख देना है, और ये बोवन संपुट और ग्लूमेरुलस। बस इतनी चीजें लिखनी है, बाकी चीजों से मतलब छोड़ दो। ठीक, अब यहाँ पर देखो बोवन संपुट क्या होता है। तो बोवन संपुट इसी को कहते हैं। ये कप जैसा संरचना है इसी को। तो यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है। इसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लूमेरुलस कहते हैं। अब देखो हेनले का चाप, ये यू जैसी संरचना है, इसको हेनले का चाप कहते हैं। तो यह पतले नली का बना होता है जो आकृति यू जैसा होता है। इसका
का निर्माण अवरोही चाप के मिलने से होता है। संग्राहक नली क्या होती है? संग्राहक नली इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। संग्राहक नली यहाँ पर आके मिलती है, ठीक है, यहाँ पर। तो यह एक विशेष प्रकार की नली होती है। बस अब यहाँ पर इसकी क्रियाविधि अच्छे से लिख दोगे, बस काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो पुष्प का कैसे आपको चित्र बनाना, सबसे पहले तो ऐसे इस प्रकार से हार्ट आपको बना देना है, जो इमोजी में बनाते हो। उसके बीचों बीच ऐसे कुछ इस प्रकार से बना के और ऐसे 4-5 डंडा खींच देना है, ऐसे कमल का फूल बना देना है, हो गया। अब इसके जो सबसे कगार वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये जो आपको छोटा सा ऐसा दिख रहा है ना, लग रहा है कि अभी अंकुली लिया है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। इसमें परागकण रहते हैं, ठीक है। और ये कगार वाले भाग के नीचे वाला को वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका के कगार वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो आपका होता है इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। इसे डंटवा इसका है, इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। ये आपका दलपुंज है, आप तो जानते ही हैं। और ये अंडाशय है, अंडाशय में ही फल का निर्माण होता है, यही फल में बदलता है। और ये आपका बाह्य दल हो जाएगा। और ये पुष्प जिस पर बैठा होता है उसको पुष्पासन बोलते हैं। अब देखो वर्तिकाग्र, यह पुष्प का सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है, जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो परागकणों को ग्रहण करता है। मतलब कि इसमें जो परागकण रहते हैं ना, धीरे से इसके पास सटते हैं, तो इसी के अंदर से परागकण यहाँ पर आते हैं। मतलब एक ऐसी नली होती है, यहाँ तक नली होती है। तो यहाँ पर ये चिपचिपा होता है, जो कि परागकण को आकर्षित करता है। यहाँ से परागकण आएंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वर्तिका क्या होता है, तो यह वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच पाया जाता है। और यह पराग नली इसमें विकसित होती है। यहीं पर कह रहे हैं ना, नली होता है, तो यहीं पर ऐसे नली होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। वर्तिका में ही नली होती है, जो कि परागकण को धीरे धीरे डुगराते हुए लेके आती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर परागकोश क्या होता है, तो यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है। पुंकेसर मतलब पुरुष का, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों है फूल में, ठीक है। तो ये पुंकेसर का मुख्य भाग होता है, जहाँ पर परागकण पाए जाते हैं। अब देखो पुंकेसर क्या होता है, तो यह फूल वाले पौधों का नर प्रजनन अंग होता है, जिससे परागकण बनते हैं। अंडाशय क्या होता है, तो स्टिकेसर का मुख्य भाग होता है, जो पुष्प के आधारी में स्थित होता है, जो निषेचन के बाद फल में बदलता है। यही आपका अंडाशय छोट छोट अंडा जैसा दिख रहा है। यही जब यहाँ से परागकण यहाँ तक आ जाएंगे ना, तो ये फल में बदल जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो अब बाह्य दल क्या होता है, तो बाह्य मतलब बहरी जो होता है, जो पतिया के समान हरे रंग का होता है, अंकुड़ी होता है, बाह्य दल कहलाता है। पुष्पासन, जिसके ऊपर पुष्प खड़ा रहता है, बैठा रहता है, उसको ही पुष्पासन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मानव में पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए चित्र बनाइए। तो देखो मानव में पाचन तंत्र का कैसे बनाना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले इस तरीके से आप चाहो तो ही मनुष्य बना सकते हो, नहीं मतलब है तो मत बनाइएगा। ऐसे इस तरीके से केवल आपको बना देना है, इस तरीके से लाना है ऐसे करके, और इस तरीके से आपको बना देना है। मैंने हर वीडियो में इसको बनाना सिखाया है। आपको 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा मैं आपको इसको भी बनाना सिखा ही देता हूँ। तो देखो भाई साहब कैसे बनाया जाता है, ऐसे देखो, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा अभी परफेक्ट नहीं बनेगा, जितना बनेगा केवल आप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से ही बनाया जाता है। अगर आपको ज्यादा समय नहीं गवाना है तो ऐसे बना दोगे, हो गया काम, ठीक। अब इसको ऐसे कर दो, ऐसे 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 करते चलो, मतलब बढ़िया तरीका से थोड़ा। इस तरीके से बना दोगे, हो गया। इसमें भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा कहीं के मोड़ दो भाई, ये आपका लगे कि ये छोटकी आंत है, हो गया। अब ये जो आपका हो जाएगा मुख गुहा, ये आमाशय, ये आपका बड़ी आंत, ये आपका छोटी आंत, ये गुदा द्वार, इस तरीके से नाम कर दो, हो गया। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। आप कहोगे कि मुख गुहा क्या होता है, तो इसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है, जिसमें उपस्थित लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। उसके बाद देखो ग्रसिका क्या होती है, तो एक नली जैसी संरचना होती है, जिसके द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है, इसका नाम होता है ग्रसिका। इसके द्वारा ही भोजन कहाँ तक, आमाशय तक पहुंचता है। उसके बाद देखो आमाशय क्या होता है, यह थैले जैसी संरचना होती है, जिसमें भोजन संचित रहता है, मतलब कि भोजन यहीं पर आके रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके आंतरिक सतह पर जठरस यानी KCl पाया जाता है, जो कि भोजन का पाचन करता है। यहाँ पर जठरस में HCl अम्ल होता है, यही जो भोजन आएगा उसके ऊपर छिड़क देता है, छिड़क देगा तो भोजन का
अब समझ जाओ कि क्या हालत हो जाएगा। मतलब भोजन का कचूमर बन जाएगा। चाहे कितना भी कड़ा भोजन हो, जब छींट देगा ना तो भाई साहब वो भोजन भोजन नहीं रह जाएगा, लिबिर-लिबिर हो जाएगा, ठीक है? अब चलो, यहाँ पर देखो यकृत क्या होता है, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसमें पित्त रस का स्राव होता है, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी आंत क्या होती है, तो यह पतला लंबा कुंडली जैसी संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। बड़ी आंत क्या होती है, तो यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मल द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। देखो, बड़ी आंत में कुछ नहीं होता है, खाली ऐसे भोजन जाता है तो उसमें जौन पानी बचा रहता है ना, तो बड़की आंत तो कहता है कि तनी पनिया हमको पिया दो, मतलब मैं पनिया सूख लेती है। गुदा द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। हाँ, जैसे भाई शरीर से बाहर ही निकाल दोगे भोजन ऐसे खेत में जाके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना। अगर ये तो मैं शॉर्ट में इतना मतलब बता दूंगा तो नहीं हो पाएगा। अगर इसको कहोगे तो एक डिटेल वीडियो, पूरा एक कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर रहेगी, जिसमें मैं आधे घंटा आपको समय लूंगा और उस समय में आपको पूरा मेंडल का नियम अच्छे से समझा दूंगा। इस वीडियो पर अगर आपका कमेंट आता है तो ही बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।